ऑलराइट, सो हम आए हैं KTM पे एडवेंचर 390 की टेस्ट राइड लेने के लिए। एंड इस बाइक में थोड़ा सा इशू आया था, अभी मैं एक वीडियो में डाल दूँगा। बट देन ये बाइक की मैं टेस्ट राइड लेने के लिए जा रहा हूँ। ये 390X है, पुराना वाला मॉडल है, मतलब लेटेस्ट नहीं है, बट ऐसी दिखती है बाइक। और ऐसे बैठते हैं तो आप थोड़ा सा अपराइट बैठते हो, लेकिन हैंडल पोजीशन थोड़ी सी मुझे नीचे लग रही है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। बट देन ये KTM का जो स्टैंडर्ड वो है। एंड स्टैंड हमने हटा लिया है, स्टार्ट करते हैं बाइक को। ओके, बाइक हो गई है स्टार्ट। रियर व्यू मिरर्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे जल्दी से। एंड ऑफ वी गो। थोड़ा सा फ्रंट हेवी लग रहा है बाइक का, बट एंड हो सकता है क्योंकि ये टेस्ट राइड बाइक है, तो ये भी हो सकता है इस वजह से इसका जो थोड़ा सा अगला सस्पेंशन है वो शायद उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। बट देन जो बाइक है उस पर बैठने में तो मज़ा आ रहा है। काफ़ी ऊपर बैठा हूँ मैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। बट फट सस्पेंशन मुझे लगता है थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा फर्म हो सकता था, बट क्योंकि आगे से ही थोड़ी जमती लग रही है। अभी इसको थोड़ा सा रेव करके बढ़ाते हैं थोड़ा। इंजन रिस्पॉन्स तो हमेशा से ही KTM का अच्छा है, काफ़ी ब्रूटल पावर आपको मिलती है इंजन में। एंड चलाने में तो बाइक मज़ेदार है, मैन्यूवर करने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये है कि बाइक थोड़ी सी बड़ी है। ये सामने भाई साहब का स्टैंड लगा हुआ है, अभी इनको बताते हैं का स्टैंड लगा हुआ है, बट वो तो रुकने के मूड में नहीं है और हमें यहाँ से वापस जाना है। तो अभी देखो टर्निंग रेडियस देख लेते हैं इसका। तो ये थोड़ा सा टर्निंग रेडियस ज़्यादा है ऑफकोर्स, क्योंकि बड़ी बाइक है ये। एंड जो भी लोग इसको लेना चाहते हैं, आपके लिए पहली चीज़ तो ये है कि बाइक बड़ी है, छोटी नहीं है ये, ठीक है। एंड ट्रैफिक में मुझे पर्सनली प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि मैं क्लासिक 500 चलाता हूँ, तो उसके मुकाबले तो मुझे हल्की लग रही है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा जो है ओके। ये वाला एरिया थोड़ा सा हैवी है, मैं इसको लेकिन ऐसे इजीली कर सकता हूँ। एंड आई डोंट फील कि कंट्रोल करने में आपको ऐसा इशू होने वाला है। मेरी हाइट जो है 5'11" है, और मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम इसमें नीचे फ्लैट फुट करने में नहीं आ रही। लेकिन अगर आप 390R देखते हो, तो उसकी जो सीट हाइट होती है वो अराउंड आई थिंक उसकी सीट हाइट जो है वो 880 mm, माई बैड, कहाँ 3 दिमाग में फंस गया था 390 के चक्कर में। तो 880 mm उसकी सीट हाइट है, लेकिन इसकी सीट हाइट ठीक है, ये अराउंड 800 mm है, और मैं इजीली फ्लैट फुट कर पा रहा हूँ। तो अगर आपकी हाइट कम है तो आप इसको टिप टो कर सकते हो, चला सकते हो, एंड एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। बट देन अगर आप 390R लेने के सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। इवन मैं उसको फ्लैट फुट नहीं कर पा रहा था, तो वो वाली एक चीज़ है, जब आप बाइक चेकआउट करने जाए तो ज़रूर ध्यान में रखना है आपको। और ये TVS का शोरूम है, यहाँ पे भी हम आए थे, हम देखने के लिए आए थे यहाँ पे RTX 300, बट देन वो अवेलेबल नहीं थी। सो यहाँ से हम लेंगे यू टर्न। एंड मेरा रिव्यू बाइक का ये है कि बाइक चलने में अच्छी है, लेकिन शायद ये सिर्फ एक टेस्ट राइड व्हीकल होने की वजह से थोड़ी सी बाउंसी है फॉर सम रीज़न। फ्रंट ब्रेक का जो बाइट है वो सही है, रियर ब्रेक का बाइट भी ठीक है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। अभी देखते हैं कैसा रहता है आगे। ऑलराइट, तो हम
अब आ चुके हैं, थोड़ा सा ये हेलमेट जो है मेरा, ओके। तो हम हैं ट्रायम्फ पे और ये है स्क्रैम्बलर 400X और इसकी टेस्ट राइड लेने वाला हूँ। तो पहली चीज़ ये है कि बाइक ऊंची है थोड़ी सी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एंड जो फर्स्ट चीज़ मैंने एक और नोटिस करी वो ये है कि ये की एक्सेस करना ना थोड़ा सा यार ये बीच में ये अटक रहा है, बट देन चला के देखते हैं। हैंडल बार पोजिशन ठीक है, वाह, एग्जॉस्ट नोट तो काफ़ी अच्छा है। इसको चलाते हैं, रियर व्यू मिरर पहले सेट कर लेते हैं, एंड देन साइड स्टैंड हटा हुआ है एंड ऑफ वी गो। ठीक है, एक और चीज़ है जो मैंने इंस्टेंटली नोटिस करी, विच इज़ इसका थोड़ा सा जो ब्रेक पेडल है ना वो थोड़ा अंदर है, तो आपको थोड़ा सा पैर ऐसे रखना पड़ेगा या फिर आपको एक हल्का सा एक्सटेंडर लगाना पड़ेगा उसके अंदर, बट चलाने में मज़ा आ रहा है। एंड ये जो वाली जो टेस्ट राइड वाली बाइक है इसका नहीं, ये लीवर जो है वो टूटा हुआ है, बट देन यार बाइक चलाने में तो मज़ा आ रहा है। एक और चीज़ है जो मुझे दिख रही है, विच इज़ इसका ये हैंडल है थोड़ा सा फॉर सम रीज़न ऐसे की तरफ ऊपर मुड़ा हुआ है, जिससे लॉन्ग राइड्स पे शायद कुछ लोग के ये रिस्ट में थोड़ा सा पेन हो सकता है। अगेन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आपके राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। एंड ये छोटी बाइक नहीं है, ये बाइक बड़ी है। ऑफकोर्स एडवेंचर 390 जितनी बड़ी नहीं है, बट देन इट्स स्टिल अ बिगर बाइक। और बट ये बाइक तो अच्छी है चलाने में। मैं इसको भी देखो, मैं भी फर्स्ट गियर पे हूँ, मैं इसको सेकंड में लेता हूँ एंड हॉर्न बढ़िया नहीं है यार। सेकंड गियर में भी ये देखो मैं उठा सकता हूँ इसको, तो एज सच कोई दिक्कत नहीं है इसको उठाने में। यहाँ से निकलते हैं और ये भाई साहब हमारे सामने आ गए, तो हम यहाँ से निकल जाएंगे एंड यहाँ से निकल जाएंगे। अब थोड़ा सा इसको चला के देखते हैं। सो पिछला ब्रेक जो है ना वो बहुत सही काम नहीं कर रहा है, ऑनेस्टली बताऊँ। एंड ये देखो बाइक स्टॉल कर रही है, ओके। तो बाइक ने कर दिया है स्टॉल और हमें रुकना पड़ेगा। ठीक है, इसको न्यूट्रल में लेते हैं, इसको ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं एंड ओके। तो ये तो अच्छी चीज़ नहीं है एक्चुअली। हम थोड़ा सा आगे जाते हैं यहाँ से, इंस्टेड ऑफ यहाँ से हम यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते हैं, क्योंकि वो स्टॉल कर रही थी तो मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया। मैंने कहा ऐसा नहीं हो कि टेस्ट राइड की बाइक लेके निकला हूँ और बंद हो गई बाइक तो बैंड बच जाएगी। यहाँ पे तो ट्रैफिक दिख रहा है, इधर से निकल जाते हैं। ठीक है, कूल है स्प्लेंडर वाले भाई साहब। ओके, यहाँ से आ गए हम एंड यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी है। शिट मैन, गलती कर दी क्या आगे। ठीक है, कोई नहीं, निकल जाएंगे। बस स्टॉल ना करे, बंद नहीं होनी चाहिए, बाकी तो ठीक है। ठीक है, मैं इसको ज़्यादा भगाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने नोट करा कि इसको भगा रहा हूँ तो ये बंद हो रही है। बट ये देखो, आई थिंक कोई सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह का सीन होगा जिसकी वजह से ये थोड़ा सा स्टॉल कर रही है। बट चलो सीट की बात करते हैं सबसे पहले। इसकी सीट जो है ना वो कंफर्टेबल लग रही है मुझे काफ़ी, एंड थोड़ी सी ब्रॉड है तो अच्छे से कवर करती है, इसलिए मुझे कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं आ रही है सीट में। इंजन यार काफ़ी स्मूथ है बाइक का। आई नो बहुत सारे लोग कहते हैं वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशंस होंगी, बिल्कुल होंगी, बट देन वो मैनेजेबल वाइब्रेशंस हैं, है ना। और इंजन मैं अभी तक जितनी स्पीड पे गया हूँ, आई नो ये ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाया है, बट देन इसमें इतना ज़्यादा वो नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, वाइब्रेशन नहीं है। एंड लो एंड टॉर्क अच्छा है, तो मैं इसको छोटे गेयर्स में भी, मतलब नीचे गेयर्स में भी इसको मैं पिक कर पा रहा हूँ। एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और ये देखो मर्सिडीज़ का शोरूम, क्या सही डिज़ाइन बना हुआ यार, कूल है। अब यहाँ से चलना है हमें। थोड़ा सा गेयर लीवर टूटा होने की वजह से ना दिक्कत हो रही है, बट देन बाइक तो मज़ेदार है, चलाने में तो बाइक को मज़ा आ रहा है, इसलिए बता रहा हूँ। एंड लेकिन इस पर थोड़ा सा आपको शायद वो लगाना पड़ेगा,
विंड स्क्रीन लगानी पड़ेगी, तो अगर मैं लेता हूँ तो मैं भी विंड स्क्रीन लगाऊंगा, क्योंकि ये जो विंड ब्लास्ट है ना ये तो दिक्कत करेगा काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से फटीक वाला इशू जो है वो होगा। ओके, सस्पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, लेकिन सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है इसका आगे वाला। पीछे वाला भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं कहूँगा मैं, बट आगे वाला तो काफ़ी स्टिफ है। मतलब मैं गड्ढे में गया तो फील करा मैंने गड्ढा। ये हाई स्पीड स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है, लेकिन देखो अब ये रफ पैच है और ये प्रॉपर जंप करा बाइक ने इसके ऊपर, तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी के हिसाब से तो सही है ये। बट देन अगर आप इसको थोड़ा सा ऑफ द रोड लेके आएंगे, नॉट ऑफ रोड बट ऑफ द रोड लेके जाएंगे, तो प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी झटके आपको लगेंगे फॉर श्योर। एंड यार ये हॉर्न तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया इसका, बट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो यार ये बाइक अच्छी है। एंड नाउ आई नो कि क्यों लोग इसे ले रहे हैं। इसका एक्सपीरियंस अच्छा है, क्वालिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका। यार रियर ब्रेक से मैं थोड़ी ज़्यादा बाइट एक्सपेक्ट करता हूँ, एंड आगे वाला ब्रेक की बाइट तो काफ़ी सही है, लेकिन रियर ब्रेक जो है उसकी बाइट अच्छी नहीं है। आई विश हमारे यहाँ करप्शन नहीं होता और ये कचरा वचरा साफ रहता। क्या सही कंट्री है हमारी भाई साहब, एकदम। दिल्ली देखो इतना ग्रीन है, ट्रैंक्विलिटी है, इतना कुछ साफ़ सुथरा हो जाएगा तो क्या ही प्रॉब्लम है यार, अच्छा लगेगा सब। यार वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। एंड इंजन स्मूथ है बाइक का, और इंजन को ना रेव करना अच्छा लगता है। वाह क्या गड्ढा था, बट मैं निकल गया उस गड्ढे पे से। क्योंकि सीट हाइट ज़्यादा है तो ऐसा ना आपको फील होता है कि आप काफ़ी ऊपर बैठे, एकदम बादशाह की तरह ऊपर बैठे हो, एंड अच्छी फीलिंग आती है बैठ के इस पे। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है बाइक का, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली किसी भी रफ पैच के ऊपर से जाने के लिए। सिर्फ एक चीज़ है जो मैंने स्टॉल करना है इसका देखा है, अभी स्टॉल कर रही थी बाइक, एंड उसके अलावा जो फ्रंट सस्पेंशन है ना वो थोड़ा स्टिफ है। दैट इज़ द ओनली थिंग जो मैंने नोट करी है इसमें, एंड यही मेरा फीडबैक है इसको लेके। अभी देखते हैं, ये खड़ी है हमारी पल्सर 220F, यहाँ इसको पार्क करते हैं, इसको करते हैं हम बंद। एंड अगेन जैसे मैंने बोला था यहाँ पे हाथ डालना पड़ेगा इसको ऑफ़ करने के लिए, इसको कर देते हैं ऑफ, लॉक, एंड देन चलते हैं हम अंदर। वाह, अभी क्या है 400X बंद हो गई है, 350 आ रही, तो सेम इंजन है लेकिन उसका बोर थोड़ा सा चेंज करा गया है, जिसकी वजह से 350 करा है, वो टैक्स वगैरह की वजह से। बाद में बात करेंगे इस बारे में, अंदर जाते हैं हम। ओके, तो मैं आ चुका हूँ रॉयल इनफील्ड, और उन्होंने मुझे चाबी दे दी है हिमालयन की, एंड हिमालयन गाड़ी है वहाँ पे, तो रोड क्रॉस करके जाना है। उन्होंने बोला सर आप जाके खुद टेस्ट राइड ले लो, एंड हिमालयन चला के देखते हैं। ये काज़ा ब्राउन कलर है, थोड़ी गंदी हो रही है बाइक, बट इसको चला के देखते हैं। पहले तो हिमालयन पे बैठते हैं, एंड मैं फ्लैट फुट कर पा रहा हूँ, तो आई थिंक ये जो सीट हाइट है ये 825 mm की उस पर सेट है अभी। थोड़ी सी बाइक जो है वो पीछे लेना पड़ेगी। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाइक हैवी है, देखो हैवी तो है, 400cc 450cc की बाइक अगर हैवी नहीं होगी तो फिर क्या फ़ायदा है। ओके, पहले इसको हम होने देते हैं थोड़ा सा वार्म अप। आई थिंक थोड़ी देर से खड़ी है, बट अभी टेम्परेचर सही आ रहा है, कूल, बाइक न्यूट्रल में है। रियर व्यू मिरर्स को सेट कर लेते हैं, एंड पहली चीज़ बताऊं ऑनेस्टली, मैंने अभी तक 3 बाइक्स चलाई हैं, जिसमें पहली चीज़ बताऊं, मैंने एक्चुअली 2 बाइक्स चलाई हैं, KTM एडवेंचर 390, स्क्रैम्बलर 400X, और अब हिमालयन। बट हिमालयन की जो सीट एंड जो राइडिंग पोस्चर है ना वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। स्क्रैम्बलर के मुकाबले इसका इंजन थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेट करता है, विच इज़ फाइन, लेकिन सीट जो है, जो राइडिंग पोस्चर है, इसका हैंडल थोड़ा ऊपर है। इवन 390 एडवेंचर के मुकाबले भी इसका जो है वो बेटर है। और अभी यहाँ ट्रैफिक से निकलते हैं। इंजन तो देखो हिमालयन 450 जो है इसका काफ़ी ब्रूटल पावर है इसमें। जैसे आप 4000 RPM के ऊपर जाएंगे तो एकदम से ये आप
पुल कर सकते हैं इसको और एकदम से काफ़ी स्पीड में जाती है। एक अच्छा पुश आपको मिलता है। उससे नीचे लो एंड टॉर्क अच्छा है। मैं अभी देखो फर्स्ट गियर पे हूँ, सेकंड में लेता हूँ और मैं इसको ईजिली मैन्यूवर कर पा रहा हूँ। ये बच्चे देख रहे हैं साथ में कह रहे हैं ये वाली बाइक लेते हैं हम पापा। आई नो यार, मैं भी छोटा था तो ये वाली ड्रीम थी मेरी भी कि एक बढ़िया सी बाइक हो मेरे पापा के पास में। एंड मेरे पापा के पास में स्कूटर था, लेकिन उनके पास में RD 350 भी थी। आप थोड़ा सा भगाते हैं, देखो क्या मस्त। तो जैसे कि आप 4000 RPM के ऊपर जाते हो, एक क्रेजी पावर जैसे अनलीश करती है हिमालयन। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो ये काफ़ी सही लगता है, मज़ा आता है, एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया देता है। अब वहाँ पे पानी था तो मैं इसको भी पानी में लेके जाऊँगा सो दैट मैं थोड़ा सा डिफरेंस फील कर पाऊँ। मैं स्क्रैम्बलर को लेके गया था पानी में एंड मैंने वो कट मिस कर दिया। वाह, सीरियसली बात करते करते वो कट ही मिस कर दिया मैंने। एंड यहाँ पे हमारी शिट मैन, कूल, थैंक्स। ओके, तो बाइक हमसे गिर गई एंड इसका जो क्लच लीवर है ना वो टूट गया। अब हम जा रहे हैं वापस एंड ऑलराइट, बाइक चला के देख रहे हैं अभी। एंड यहाँ से हम लेंगे एक लेफ़्ट। अभी भी मैंने नोटिस करा जो ये वाले फुट पैक्स होते हैं ना, जिसमें थोड़ा सा वो ग्रूव्स बने होते हैं, ग्रिप के लिए तो अच्छा है यार। बट मैंने अभी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी अपने आप कि मेरा इसमें पैर फंस गया था, जिसकी वजह से मैं पैर नीचे निकाल नहीं पाया और मैं बाइक गिरा दी। तो ये चीज़ है जो मुझे लगता है कि अगर बाइक लेते हैं तो सबसे पहले चेंज करानी होगी। ये अभी शोरूम पे जाके देखेंगे क्या बोलते हैं वो लोग, क्योंकि मैंने उनके क्लच लीवर तो तोड़ दिया है। अब देखते हैं वो लोग क्या बोलते हैं। भाई साहब, मतलब लिटरली बाइक की टेस्ट राइड लेने निकले थे और क्लच लीवर तोड़ दिया है। एंड शोरूम वाले थोड़ा सा कभी कभार ऐसे होते हैं कि इस तरीके की चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं कि भाई कुछ ऐसा हो एंड देन यू कैन चार्ज करते हैं। अब देखते हैं ये लोग कैसे हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं। वैसे मैं चाहूँ तो चुपचाप से बाइक लगा के निकल सकता हूँ, बट देन वो ठीक नहीं होगा। पहले यहाँ पे एक बाइक रोकते हैं हम और एक बार बाइक को चेक कर लेते हैं जल्दी से कि बाइक का क्या हाल है। स्टैंड लगाते हैं, ठीक है। तो बाइक ऐसे तो ठीक लग रही है मुझे, बट ये थोड़ा सा ओके। लेट्स गो। इस ट्रक से पहले निकलना होगा, छोड़ो जाने दो। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसी सेम बम्प पे निकाला तो जो हिमालयन है उसकी परफॉर्मेंस बेटर है यार। मतलब इवन इन सस्पेंशन, उसका सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है इसका, जिसकी वजह से इजीली मैं इसको रफ पैचेस पे से निकाल पा रहा हूँ। आप थोड़ा सा रेफ करते हैं तो
इंजन में देखो वाइब्रेशंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बुरा लगेगा। हाँ, आप एक बार 100 के ऊपर जाओगे तो आपको वाइब्रेशन थोड़ी ज़्यादा फील होंगी, बट देन ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम वाली वाइब्रेशंस है। एंड वैसे मैंने हिमालयन पहले भी चलाई है, तो मुझे पता है इसका सस्पेंशन काफ़ी अच्छे से काम करता है, लेकिन शायद ये टेस्ट राइड वाला वेरिएंट है तो थोड़ा सा फ्रंट फोक्स जो है वो शायद इतना बढ़िया तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जो कि मैंने सेम एडवेंचर एक्स में भी फील किया था। ओ मतलब लेके जा रहे हैं क्या, सही गड्ढे पे से लेकर आया हूँ मैं, कुछ पता नहीं चला। हिमालयन के सस्पेंशन में ये तो खास बात है यार, काफ़ी सही तरीके से चलता है। एंड ऑनेस्टली बताऊँ, अभी तक मैंने जितनी बाइक चलाई है ना, मैं फील कर रहा हूँ कि हिमालयन उनमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है। वेट मैनेजमेंट एक चीज़ है जिसके बारे में हमें देखना होगा, बट देन कंफर्ट वाइज हिमालयन जो है वो काफ़ी सही है। बाकी और मैं मिलता हूँ आपसे आगे, देखते हैं शोरूम में जाके क्या होने वाला है। ओके, हम रॉयल एनफील्ड से निकल चुके हैं, ये रहा शोरूम, और वो रही वो हिमालयन निदानू है, वो हिमालयन है जो मैंने फेंकी थी। एंड मैंने उनको बताया कि यार गलती से हुआ ऐसे करके, तो उन्होंने बोला नहीं सर कोई इशू नहीं है, बहुत सारे लोग की कंप्लेंट्स हैं कि फुट पैक्स में पैर फंस जाते हैं। तो टेक्निकली देखे तो मेरी उतनी गलती नहीं है, बट हाँ अगर आपका पैर फंस गया है तो आपको वेट फील होगा हिमालयन का। अभी हम चलते हैं, अपनी बाइक को करते हैं स्टार्ट, एंड 220F हमारी जो है ये काफ़ी पुरानी हो गई है, और मेरी क्लासिक 350 सॉरी 500 भी काफ़ी पुरानी हो गई है, 10 साल पुरानी हो गई है, बट देन बाइक चल तो अच्छी रही है। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो हिमालयन चलाने के बाद में और एडवेंचर एक्स चलाने के बाद में, स्क्रैम्बलर 400X चलाने के बाद में, मुझे ना ये बहुत छोटी लग रही है। एंड मैं अपनी क्लासिक 500 जब चलाता हूँ उसके बाद में मुझे काफ़ी लाइट वेट लगती है, लेकिन इस वक्त तो मुझे बहुत ही छोटी लग रही है ये, क्योंकि वो बाइक्स काफ़ी टॉल बैठते हैं आप उस पर, और बाइक काफ़ी हैवी भी हैं, बड़ी बाइक्स हैं। कंपैरेटिवली ये छोटी बाइक है। देखो कितना अजीब है, आज से 10 साल पहले जब वो सब बाइक्स नहीं आती थी, 10-15 साल पहले, तो उस टाइम पे ना 220 को मुझे याद है मेरे पापा ने 2005 में ना पल्सर 150 ली थी। एंड उस टाइम पे 150cc बाइक है ना, बड़ी बाइक मानी जाती थी, रिलेटिवली बड़ी बाइक मानी जाती थी बाकी जो 100cc कम्यूटर्स आती थी उसके मुकाबले एंड स्कूटर्स के मुकाबले। तो एंड जब 220 ली थी ये, तो लगा था कि यार 220cc तो काफ़ी बड़ी बाइक हो गई, लेकिन आज देखो, आज हम 500-600cc की बाइक को हम मिड वेट भी नहीं बोलते हैं अच्छे तरीके से। 700cc की बाइक होती है, 750 होती है, 800 होती है, तो उसे हम मिड वेट बोलते हैं अब। तो ये एक शिफ्ट है जो मार्केट में आया है, बट हाँ इन बाइक्स का अपना चार्म है। आप शायद उनमें से हो सकते हो, मैं तो हूँ फॉर श्योर कि मैं हालांकि आज 4 बाइक्स ओन करता हूँ। 150 पल्सर जो मेरे फादर की है उसको मैंने आज भी रखा हुआ है और अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है, कभी दिखाऊंगा ज़रूर। उसके अलावा मेरी क्लासिक 500 है, ये 220F है, एंड देन करिश्मा R है, उसको भी ओन करता हूँ। तो 4 बाइक्स ओन करने के बाद, और अभी 2 बाइक्स हम और लेने वाले हैं, लेकिन उसके बाद में भी ना बचपन में कुछ बाइक्स होती हैं जो आप चाहते हो कि आपके पापा ले, है ना, या फिर आप बड़े होगे तो लोगे, लेकिन आप जब तक बड़े होते हो वो बाइक उस तरीके की नहीं रहती, या फिर क्योंकि मार्केट चेंज हो चुका होता है, टाइम इतना चेंज हो चुका होता है, तो वो चीज़ें वैसी नहीं रहती। बट फिर एक दिमाग के अंदर ना एक वो थॉट तो रहता है, और वो थॉट है ना, पता नहीं क्यों मेरा पैशन को लेके रहता है। मुझे पैशन प्लस बहुत पसंद थी यार, एंड आई ऑलवेज वांटेड कि मेरे पापा जो है वो पैशन प्लस खरीदें। तो मेरे कज़न थे, उनके पास पैशन प्लस थी, और वो जब भी आउट ऑफ दिल्ली जाते थे तो हमारे घर पर उसको खड़ा करके चले आते थे, एंड चाबी पापा को दे के जाते थे, और बोलते थे कि मामा आप इसे यूज़ कर लीजिएगा बाइक को, क्योंकि ये खड़ी होगी तो ख़राबी होगी, तो बेटर है कि आप यूज़ कर लीजिएगा। तो पापा कभी कभार उससे ऑफिस चले जाते थे जस्ट उसको ऐसे चलाने के लिए, और जब पापा जाते थे ना, तो मैं और मेरा जो भाई है हम लोग जिद करते थे कि हमें एक राउंड इस पर दिला दीजिए और उसके बाद में आप जाइएगा। सो वो मेमोरीज है बचपन की जो पैशन प्लस के साथ में है, एंड वो आज भी है। और मुझे लगता है कि देखो, आज मैं जाके पैशन प्लस ले सकता हूँ,
लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्यों नहीं लेता हूँ। शायद इसलिए कि शायद मेरे पास थोड़ा सा पार्किंग स्पेस टाइट हो गया है, क्योंकि जो हमारे अपार्टमेंट्स है उसमें टेक्निकली ना आप 2 बाइक्स रख सकते हो मैक्स, लेकिन मैंने 3 रखी हुई है। एक जो मेरी पल्सर 150 है वो यहाँ पे नहीं है, वो कहीं और है रखी हुई, वो बरेली वाले घर में रखी हुई है। बट पैशन प्लस लेने का दिल करता है मेरा, सोचता हूँ किसी दिन ज़रूर लूँगा। और ऐसे ही कभी ऐसे ही रैंडमली राइड पे निकलो उससे बाहर, जाहिर है बहुत दूर नहीं जाओ उससे, लेकिन बट देन एंड पैशन प्लस भी ये वाली पैशन प्लस थी जो पहले पैशन प्लस आती थी, जिसमें वो गोल्डन वाले ग्राफिक्स होते थे। अगर आप में से किसी को पता है तो आपको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। बट हाँ, ये अपना एक छोटा सा ड्रीम है। एंड पता है मेल्स के साथ में ये चीज़ होती है, हमें बड़े ड्रीम्स ज़्यादा फैसिनेट नहीं करते, हमें छोटे ड्रीम्स ज़्यादा हमें खुश करते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ें करके ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक कोई ऐसी बाइक होगी जिसमें छोटा सा कोई चीज़ आप लगवा के आएंगे, एंड देन आप ज़्यादा के बार बार बाइकिंग पार्किंग अपनी बाइक को देखोगे, तो वो जो है एक आई थिंक बहुत स्पेशल है चीज़ जो है। यहाँ से लेते हैं लेफ़्ट, एंड ये लिया हमने लेफ़्ट। तो बाइक्स हम देख कर आ गए हैं। हमने चला ली है एडवेंचर एक्स, हमने चला ली है हिमालयन, हमने चला ली है स्क्रैम्बलर 400X। एंड उन्होंने बोला कि स्क्रैम्बलर अब आपको नहीं मिलेगी 400 में, क्योंकि 350 आने वाला है। ऑफकोर्स थोड़ा सा बोर चेंज करा है उन्होंने, जिसकी वजह से वो इंजन डिस्प्लेसमेंट, क्या बोल रहा हूँ मैं, इंजन डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज हो गया है, कम हो गया है थोड़ा सा। बट ऑनेस्टली बताऊँ तो इतना ज़्यादा डिफरेंस 50cc में शायद आएगा नहीं। बाकी जब वो आती है तो चला के देखेंगे तो पता चलेगा। ऑल्दो बाइक चलाने में मुझे काफ़ी मज़ा आया, अच्छी लगी बाइक चलाने में मुझे। बस थोड़ी सी स्टिफ है यार, बाइक ऊंची है, अच्छी है, थोड़ी सी स्टिफ है। एंड देन क्योंकि स्क्रैम्बलर है ना, तो एक प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है आप फील करोगे अगर आप वो बाइक लेते हो तो। एंड देन एक और चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइक रिव्यूज़ जो होते हैं ना, वो आपको, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और मेरे एक्सपीरियंस आपको शायद थोड़ा हेल्प करेगा, लेकिन जब आप बाइक खरीदो तो आप एक अच्छी टेस्ट राइड लो। आप उनसे कहो कि भाई मुझे तो थोड़ी लंबी टेस्ट राइड लेनी है, और जो शोरूम अग्री करे कि आपको लंबी टेस्ट राइड लेने वाला हो, एक शायद मना कर देगा, 2 मना कर देंगे। आप उनको बोलो कि देखो मैं बाइक तभी खरीदूंगा जब मैं सेटिस्फाइड हूँ बाइक से, भाई मैं इसमें 4 लाख रुपए लगाने वाला हूँ, 3 लाख रुपए लगाने वाला हूँ। तो आपका ये राइट है कि आप बाइक अच्छे से चला के देखो, या अगर आपके किसी फ्रेंड की है तो उसको थोड़ा लंबा चला के देखो, 50 किलोमीटर चलाओ, आपको सब समझ में आ जाएगा कि बाइक क्या है, कैसी है। तो जो मैंने नोटिस करी वो एक चीज़ जो मैंने इसमें अपने वीडियो में आपको बताया भी है, कि जो ये नीचे है ना हेडलाइट, उसकी वजह से अगर आप विंड वाइजर भी लगाते हो तो इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट पर असर पड़ेगा नहीं। देखो हिमालयन है या एडवेंचर 390X है, इसमें ना ये थोड़ी हाइट ऊपर है इन बाइक्स की, इनके जो विंड वाइजर उनके हाइट ऊपर है, जिसकी वजह से जो विंड ब्लास्ट होता है वो आपके चेस्ट पे लगता नहीं है उस तरीके से। ठीक है, चेस्ट पे विंड ब्लास्ट नहीं लगेगा ना, तो ऑफकोर्स फटीक वाला कोई इशू ज़्यादा आपको होगा नहीं, एंड जिसकी वजह से आप लॉन्ग राइड इजीली कर सकते हैं। बट अगर आप वो करते हैं, स्क्रैम्बलर लेते हैं, तो एंड दिस इज़ नॉट अगेंस्ट एनीबडी जिसने स्क्रैम्बलर लिया या बाइक के अगेंस्ट, बाइक बहुत अच्छी है। बट अगर आप स्क्रैम्बलर लेते हैं तो ये एक पॉइंट है जो आपको चेक करना चाहिए कि अगर आप लॉन्ग राइड्स करने वाले हैं तो क्या आप उस विंड ब्लास्ट के साथ में कंफर्टेबल हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो डजेंट मैटर यार, R15 ले लो। बहुत सारे लोग हैं R15 से चले जाते हैं लॉन्ग रूट्स पे, एंड हम लोग बोलते रहते हैं कि R15 जो है वो स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक है। ऑल्दो 150cc में क्या ही स्पोर्ट्स करेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक तो उसका पोस्चर भी वैसा ही है, थोड़ा अग्रेसिव है, एंड लोग उससे भी लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं, और जिसकी वजह से जो नहीं थकता वो नहीं थकता यार। बट देन अगर आपको लंबे टाइम तक राइड करना है, अगर आपको व्लॉगिंग करनी है और आपको राइडिंग करना है, लॉन्ग रूट्स पे आपको जाना है, मेरा सजेशन ये है कि कंफर्टेबल बाइक लो, क्योंकि आज आप जवान हो, आप ज़रूर एक बाइक ले सकते हो।
नो, और आप किसी भी बाइक को चला सकते हो, इजीली मैनेज कर सकते हो, बट द प्रॉब्लम इज़ योर बैकबोन। जो लोअर पार्ट ऑफ बैकबोन है ना, उसको सेक्रीफाइस मत करना भाई कभी भी, ये कोई नहीं बताएगा आपको। लेकिन गलत बाइक आपको, अगर आपको लॉन्ग राइड्स करनी है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु डूइंग लॉन्ग राइड, जो जो स्पीति जा रहे हैं, जो मेघालय जा रहे हैं, जो लद्दाख वदाख जा रहे हैं, खूब घूम फिर रहे हैं, एंड देन क्रॉस कंट्रीज भी कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए स्पेसिफिक है। आप ओकेजनली जा रहे हो वो फाइन है, बट जैसे कुछ लोग रेगुलरली करते हैं, मैं भी करना चाहता हूँ ऑफ कोर्स, टू बी ऑनेस्ट। मैंने पहले किया है ये, अब उस टाइम पे ब्लॉगिंग वगैरह इतना फेमस नहीं था, बट मैंने पहले किया है ये, लॉन्ग राइड्स करी हैं काफ़ी सारी, एंड आई यूज्ड टू गो ऑन माई क्लासिक 500। तो उस टाइम पे आपको बड़ा सोच समझ के फैसला लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये काम कंटिन्यू करना चाहते हो, अगर आप जो अपना राइडिंग है वो कंटिन्यू करना चाहते हो, तो थोड़ा सा इस बारे में सोच के भी आपको बाइक लेनी चाहिए। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, जब मैं किसी राइडिंग क्लब में जाता हूँ या किसी गेट टुगेदर में होता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो ये बताते हैं कि वो स्विच कर रहे हैं टुवर्ड्स अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ बाइक। वो एक स्क्रैम्बलर हो सकती है, एक एडवेंचर बाइक हो सकती है, एक थोड़ा एग्रेसिव बाइक से थोड़ा सा लेड बैक राइडिंग पोस्चर वाली बाइक्स पे ज़्यादा वो लोग स्विच कर रहे हैं। और उसके पीछे रीज़न क्या है कि ओवर द टाइम उन लोगों ने फील करा कि उनका जो बैकबोन है वो पेन कर रहा है। तो जब भी बाइक खरीदिए, हर चीज़ के बारे में सोचिए, एंड उसके बाद अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। आज के टाइम पे बाइक ख़रीदना बहुत आसान हो गया है, फाइनेंस करा लेते हैं हम एंड ऑल दैट, बट देन हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो एक बार चली गई तो वापस आती नहीं है। तो दोस्त, जब भी आप डिसीजन लो तो सोच समझ के डिसीजन लेना। तो ये था हमारा व्लॉग आज का, और हम जल्दी मिलेंगे एक और व्लॉग में। एंड अच्छे लोग थे रॉयल एनफील्ड वाले, उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं, मैंने उनको जब बताया तो उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं, एंड दे लेट मी गो, एंड आई वाज लाइक वाह, ये तो बढ़िया लोग हैं। तो थैंक यू रॉयल एनफील्ड इसके लिए। एंड अभी मैं कुछ दिन में जाने वाला हूँ वहाँ पे, स्क्रैम 440 भी उनके पास में अवेलेबल हो चुकी थी, जो डिसकंटिन्यू होने के बाद दोबारा से आई है, वो टेस्ट राइड मुझे लेनी है, तो मैं वहाँ जाने वाला हूँ, एंड वो जाऊँगा तो ज़रूर उसको भी शूट करूँगा एंड आपके साथ शेयर करूँगा। ऑलराइट, देन आई विल सी यू इन अनदर व्लॉग। बाय बाय।